नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 2 दिनों की केरल यात्रा पर कोच्चि पहुंच रहे हैं। इस यात्रा की खास बात राज्य के 8 बड़े बिशप से उनकी मुलाकात भी है। इसे केरल में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। केरल में ईसाई आबादी 18% से भी अधिक है और 140 में से 33 सीटों पर ये चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च भी जा चुके हैं, जहाँ की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। वहां जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी की 2021 में पोप से भी मुलाकात हो चुकी है। बीच बीच में भी पीएम मोदी की ईसाई धर्मगुरुओं से भेंट होती आई है। हाल ही में बीजेपी ने केरल में ईसाई और मुस्लिम समुदाय से संपर्क बढ़ाने के लिए ईस्टर और ईद पर उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के घरों पर आमंत्रित किया था। गौरतलब है कि हैदराबाद की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने ही अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्नेह यात्रा का सुझाव दिया था, जिसमें पसमानदा मुस्लिमों तक बीजेपी के कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य भी है। हाल ही में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की जीत के बाद अपने संबोधन में पीएम ने केरल को लेकर बीजेपी के इन इरादों की झलक भी दे दी थी। हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन अपप्रचार की झूठ की पोल गोवा के लोग खोलते रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इस झूठ की पोल खोलने में जुट गए हैं। नागालैंड और मेघालय में जहां बहुसंख्यक आबादी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की है, वहां बीजेपी के लिए इतना जबरदस्त समर्थन लगातार बढ़ रहा है। केरला की जनता भी ये देख रही है कि कैसे लेफ्ट और कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन करते हैं और केरला में एक दूसरे के खिलाफ होने का ढोंग रचाते हैं। सच्चाई यही है कि दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर केरला को लूट रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। तो भाजपा की जो भविष्य की योजनाएं, उस लिहाज से पीएम मोदी की केरल यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और साथ ही बिशप के साथ उनकी जो मुलाकात हो रही है, इसके लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला साहब। बालाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। केरल में हम देख रहे हैं कि बीजेपी लंबे समय से अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वहां पर वो काफी ताकतवर है, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाती। हमने देखा था कि एक ही बार जो है बीजेपी का विधानसभा में सदस्य पहुंचने में कामयाब हो पाया था, और अब पीएम का केरल जाना और ईसाई धर्मगुरुओं से मिलना, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं जो 8 बिशप जो आज कल मिल रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पहले भी हमने कई बार उनके साथ मिल के बैठा है ना, बैठ के बातचीत किया है। और कार्डिनल, बिशप, फादर, पास्टर, बहुत फादर सबसे बैठा है, बिशप सबसे, सिस्टर सबसे। ऑलरेडी हमने जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मंत्र है और ये जो 4 सेंटर्स है, इस सेंटेंस में सब चीज छुपा हुआ है। सबका साथ मैंने सभी कम्युनिटी को लेके विकास करना चाहता है। और आज का दिन में हमें जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री पूरा देश को नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड को नेतृत्व कर रहा है, G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा है, और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन कंट्री भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और मुस्लिम कंट्री भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स उनमें वो क्षमता है, वो देश को, पूरा दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। तो आज उसको देखते हुए हमारे क्रिश्चियन समाज के जुड़ना चाह रहा है कि हम नहीं, आज हम लोग अगर हम एक दूसरे से अगर विश्वास नहीं करेंगे, आज का दिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नेतृत्व दे रहे हैं पूरा दुनिया को, तो इससे
पता चलता है कि देश को आगे ले जाना चाहता है, और इसमें सबका साथ और सबका विश्वास लेके ही आगे बढ़ना है, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए जी। और इसी सहयोग पूरा दुनिया से मिल रहा है, और हमें पूरा और भारत देश में भी हर एक कम्युनिटी का सहयोग मिलना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे को विरोध करेंगे तो हम विकास कब करेंगे। हम आज का दिन में सरकार में बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं, प्रतिनिधि हमें चुन के भेजा गया है। आज का दिन में तो प्रधानमंत्री हमारा है नरेंद्र मोदी जी, तो उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, और हमने ऑलरेडी जो कल बैठ रहे हैं ये बिशप, आर्च बिशप, उनके साथ ऑलरेडी हमने मीटिंग करे, कई बार हमने उनके साथ मीटिंग किया। लेकिन कई सारे मुद्दे उठाए जाते हैं ईसाई समुदाय की ओर से। वहां पर हाल ही में एक बयान ये भी आया था कि अगर रबर की जो कीमतें वो बढ़ा दी जाए तो ईसाई समुदाय जो समर्थन के बारे में विचार कर सकता है। तो इस तरह के क्या क्या मुद्दे हैं, आखिर क्या बातें हैं जो वो पीएम से कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में हमने भी 2 महीना का समय दिया, वहां पर फादर, बिशप और जितना क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बैठा है, वहाँ 98% क्रिश्चियन पीपल है, तो उनके साथ बैठा, उनको से बात किया करने के बाद में देश को आगे बढ़ाना चाहता है। हम केंद्र और राज्य सरकार अगर मिल के काम करेंगे, दोनों में अगर डबल इंजन सरकार होगा तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट किया वहाँ के लोगों ने। आज हम सभी राज्य में, हम नॉर्थ ईस्ट में देखे, सभी राज्य में मोदी जी का सपोर्टर फ्लोर बढ़ रहे हैं, और आने वाला दिन केरला में भी यही दिन देखने को मिलेगा। कल का दिन में हमारा एक भी प्रशासनिक लेवल में असेंबली में कोई भी एमएलए नहीं था। कल का दिन में हमारा कल असेंबली पार्लियामेंट भी होंगे, 2024 में भी हम जीतेंगे, और 2026 में भी हम लोग वहाँ एमएलए जीत के हम लोग असेंबली में भेज सकते हैं। तो ये बात अभी उनको समझ में आई है और वो जुड़ना चाह रहे हैं। कम से कम हमारे तो कोई पॉलिटिकल लीडर हो जो पार्लियामेंट में हमारा समस्या का समाधान करने के लिए कोई हमारा कम्युनिटी को बात उठाने वाला कोई होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए। ये बात उनको हमने समझाया और वो समझे और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो एक दूसरे से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के आगे काम करना चाह रहा है। इसीलिए तो कल का जो शायद कहीं ना कहीं से उन्हें मैसेज मिला बैठने के, तो वो स्वीकार किया और कल बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि बीजेपी पर आरोप लगता आया है, खासतौर से कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां लगाती है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ है, घर वापसी का अभियान चलाया जाता है और इसीलिए जो अल्पसंख्यक है वो शक की नजर से उन्हें देखते हैं। ऐसा कम से कम लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों का दावा है। देखिए ये थोड़ा सा ये जो आरोप लग रहा है ये ठीक बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास। आप देखिए हर स्कूल में जाइए, हर यूनिवर्सिटी में जाइए, हर कॉलेज में जाइए, हर कहीं पर भी जाइए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, 98% नॉन क्रिश्चियन आर गेटिंग एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिसी, इवन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो यू विल गो, तो आप देखिएगा 98% नॉन क्रिश्चियन आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब भी मिल रहा है हर स्कूल, हर कॉलेज में, चाहे वो झारखंड में जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाइए, चाहे केरला में जाइए, हर जगह में देखिए क्रिश्चियन पीपल उसमें नहीं है। परसेंटेज देखिए, अगर आप ढूंढिएगा तो परसेंटेज नहीं है। और इतने बच्चे सब पढ़ लिख के निकले हैं वहां पर। आप देखिए बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आप जाइए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, ये क्या बोलते हैं, LK आडवाणी, जेटली, ये पावर फैमिली, राज ठाकरे फैमिली, सभी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ के बैठे हैं, लेकिन कोई तो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ। 98% हर स्कूल में नॉन क्रिश्चियन पढ़ता है, लेकिन आपने किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मेडिकल कॉलेज में आप सुने हैं कि 98% पढ़ने के बाद में कोई कन्वर्शन हुआ है? ये गलत अफवाह है। बिफोर 90 देश आजादी का पहले भी 2.3 था हमारा परसेंटेज, क्रिश्चियन का परसेंटेज। आज का दिन में भी वो बढ़ना चाहिए, तो आज का दिन में 2.3 हो गया। तो परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए। अगर धर्मांतरण हो रहा है, तो कन्वर्शन हो रहा है, तो आप बताइए ये परसेंटेज बढ़ के अबव होना चाहिए, 3-4% होना। ये परसेंटेज तो वहीं पर रह गया जी, 2.3। अब देश आजादी का पहले भी वही था, देश आजाद के बाद भी, आज का दिन में भी परसेंटेज वही है। तो ये सोच को बदलना पड़ेगा।
ये एक दूसरे, अगर हम सबका साथ सबका विकास करना चाहता है, ये एक दूसरे का आरोप नहीं लगा के, आप देखिए ना, पहले तो जाइए एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बड़े बड़े सभी एजुकेशन तो ज्यादातर आप क्रिश्चियन स्कूल से ही लेते हैं, लेकिन कोई भी कन्वर्सन होता है स्कूल में, बताइए, कोई कॉलेज में, कोई मेडिकल कॉलेज में, ये तथ्य को जानना चाहिए। व्हाट इज दैट क्रिश्चियन कम्युनिटी, दे आर द एजुकेशन पॉलिसी उनका बहुत अच्छा है जी। और इन्होंने जो दिया है, दुनिया को जो दिया है एजुकेशन और हेल्थ और सोशल में, ये दुनिया को नहीं बताता है। The people of India, they don't know about their contribution. That's why ये सोच रहा है कि नहीं, ये इनका ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्रिश्चियन स्कूल में। ऐसा बात नहीं है, आप क्रिश्चियन स्कूल में कहीं पर डाटा निकालिए, आप परसेंटेज बहुत कम मिलेगा। हमने ये भी देखा है कि वहां पर बीजेपी जो है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह के गठबंधन करती है। अभी हाल ही में जॉनी नेलोर हैं, वो अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी एनपीपी बनाई है। चर्चा चल रही है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। बातचीत करके हम लोग जरूर, एक दूसरे से बातचीत करके हम लोग एक दूसरे को जोड़ना, विश्वास लेना, ये हमारा मोदी जी का सपना है। सबका विश्वास जीतना हमारा, एज अ पॉलिटिकल लीडर बोलूंगा, एज अ क्रिश्चियन लीडर बोलूंगा, सबका दिल जीतना चाहिए काम करके। मोदी जी जिस प्रकार से, हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरा दुनिया उनको फॉलो कर रहा है, तो हम अपने देश को, प्रधानमंत्री को हम फॉलो क्यों ना करें? हमारा समाज हम दूर क्यों बनाए? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला साहब, और जो कि पीएम मोदी की आज यात्रा शुरू हो रही है, इस पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ इसी पर आगे जुड़ रहे हैं जॉर्ज कलीवेली साहब, जो कि एसोसिएट एडिटर हैं दीपिका डेली के, और साथ ही डॉक्टर माइकल विलियम्स, जो कि अध्यक्ष हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। डॉक्टर माइकल, आपने अभी सुना जो बात कह रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के जॉन बारला साहब, उनका ये कहना है कि पीएम मोदी की जो यात्रा हो रही है और जो बिशप के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, उनकी जो फिलॉसफी है प्रधानमंत्री की, सबका साथ सबका विश्वास, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कदम है। लेकिन इसके पीछे कई राजनीतिक चीज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अपना जनाधार जिस तरह से केरल में बढ़ाना चाह रही है, उसके लिए भी ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, कई चीज़ें हैं जो एक समझदार इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि किस समय में क्या हो रहा है, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, तो जब दुख, जब दुर्घटना, जब परेशानी आती है, तब भी सबका विकास, सबका साथ जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए 2014 में जहाँ पे आंकड़े बताते हमें कि 120 ऐसे हादसे हुए थे जहाँ पे ईसाई परिवारों को और उनके गिरजा स्थलों पे कुछ हमला या आक्रमण हुआ था, और 2022 पे वो नंबर आज जाके 600 पे खड़ा है। कम से कम मानिए 300 के करीब ऑलरेडी इस साल 2023 पे ऐसे हिंसक घटना हो चुके हैं। तो ये आंकड़े एक अलग सच्चाई बताती है, बर्दाश्त करती है। और रही बात की सबका साथ और सबका विकास, बारला साहब ने कहा कि ईसाई समुदाय जुड़ना चाहता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमेशा से जुड़ा हुआ है। जहां पे वो कह रहे थे कि स्कूल्स के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, सोशल सर्विस के क्षेत्र में, आजादी से पहले, आजादी के समय और आजादी के बाद ईसाई समुदाय निरंतर काम करता रहा है, अपना ढोल नहीं बजाया है, पर शांतिपूर्वक, धीरज से और मेहनत से काम करता आया है। इसलिए हम देख रहे हैं जितना एजुकेशन में भारत में फायदा हुआ है, पढ़ लिख कर जो लोग दुनिया भर में जाके नाम कमा रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसमें हमें गर्व है कि सारे ईसाई समुदाय का हाथ है इसमें, बहुत लगन, बहुत मेहनत है। तो मैं कहूँगा कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ लोगों से मुलाकात करके कुछ बातें करना, कुछ वादे करना इलेक्शंस के टाइम पे एक अलग चीज है, वो भी जरूरी है, करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई तब बाहर आती है, इरादे तब बाहर आते हैं जब शब्दों के अलावा आपके एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने निवेदन हमेशा यही किया है हमारे गृह मंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन दरवाजे के पीछे कहाँ हो रहा है डॉक्टर माइकल? अभी तो हमने कुछ दिनों पहले वो तस्वीरें देखी, एक बार फिर से वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां पर वो चर्च वहां गए थे, इसके साथ साथ पोप से उनकी मुलाकात हो चुकी है, और बीच बीच में भी कई सारे जो ईसाई धर्म गुरु आकर उनसे मिले हैं। तो ये केवल बात बंद दरवाजों की नहीं, बल्कि खुले खुले भी अप्रोच हो रही है।
जी, ये अच्छी बात है कि ईस्टर के दिन, जो साल में एक ही दिन है जो ऐसा आता है जहाँ पे ईसाई समुदाय ईस्टर मनाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री गिरजा गए उस दिन, एक गिरजे में गए, पहली बार गए 2014 से। तो ये आप सही कह रहे हो, ये अच्छी बात है। ये खुले तो धीरे धीरे, मेरी आशा यही है कि केवल इलेक्शन से कुछ महीने पहले, एक साल पहले वो तब ना हो। अब मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा दरवाजा जो खुल गया हो कि वो खुला ही रहे, और जो भी बातें हो सामने भी, अगर कोई लताड़ रहा है ईसाई समुदाय को, कोई तंग कर रहा है, कोई उस पर प्रोसिक्यूशन ला रहा है, तो उस पर भी अब प्रधानमंत्री का समय आ गया कि वो बोले कि इस देश पे नहीं, सारे भाई बहन एक साथ प्रेम से ही रहेंगे, और कोई रास्ता नहीं है देश की आगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हमारे साथ जॉर्ज साहब भी हैं। जॉर्ज कलीवेली एसोसिएट एडिटर हैं दीपिका डेली के। जॉर्ज साहब, आप किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी की केरल की यात्रा, और साथ ही उनकी जो ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात हो रही है उसे? क्योंकि हाल ही में कई सारे ऐसे बयान हुए हैं, आए हैं, डेवलपमेंट भी वहाँ पर केरल में हुए, कहा कि अगर रबर की कीमतें बढ़ा देते हैं तो बीजेपी को समर्थन देने पर विचार हो सकता है। साथ ही ये भी हमने देखा है कि कई जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें अब बंटवारा होकर के और बीजेपी की तरफ जाने की एक पहल भी दिखाई दे रही है। अखिलेश जी, मिनिस्टर जॉन बर्ला ने और विलियम्स ने ये सही बोला। ये केरल का इश्यू अलग है। केरल में आज प्राइम मिनिस्टर का विजिट बहुत वेलकम कर दिया। आज अभी शुरू हो गया। आज रात में हमारा मेजर आर्च बिशप कार्डिनल मार जॉर्ज आलंजेरी, दूसरा कार्डिनल है मार क्लेमिस, और सारा 8 बिशप से मीटिंग हो गए। आज रात 8 बजे डिटेल मीटिंग है। उसमें बहुत कंसर्न्स भी है। केरल में प्राइम मिनिस्टर का वेलकम कर दिया, और उसके और ईसाई लोग के लिए बहुत कंसर्न है। बड़ा है, फियर फैक्टर है, अभी भी है फियर फैक्टर और डाउट फैक्टर है। ये ग्राहम स्टेन से आ गया, और कांडामाल, और मेनी अटैक्स। अभी ये कन्वर्शन का रो भी ज्यादा है। एक सही बोला ये जॉन बर्ला साहब बोला, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्रिश्चियन इंडिया में 2.9% है। उसके बाद 2.7% आता है, अभी 2.3% है। इतना कम कर दिया, उसके बाद भी बहुत आरोप है। ये सही नहीं है। आज इंडिया में सारा मेजर इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में सर्विस ज्यादा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का। उसके बाद सिर्फ आरोप है, और अटैक्स हैपनिंग इन एवरी स्टेट इन इंडिया। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, सारा स्टेट में क्रिश्चियन से अटैक हो गए। ये कंसर्न, बहुत कंसर्न है। और उसके बाद सारा प्लांटर्स है, फार्मर्स है इन केरल में, रबर है और कार्डमम है, और सारा आइटम्स है। फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस। ये बहुत इश्यू है। और पोप फ्रांसिस का विजिट है, अभी भी नहीं है। ये दैट इज मेन डिमांड। मोदी जी वतिकान से जाया और इनवाइट कर दिया, बट इट नेवर हैपेंड। अभी ईस्टर में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में विजिट हो गया, ये अच्छा है। बट उसके बाद ईसाई लोग का कंसर्न का एड्रेस नहीं है। ये इश्यू है। ये इतना इश्यूज में एड्रेस कर देगा क्रिश्चियन कम्युनिटी इन केरला। ये बहुत सेक्युलर है और बहुत पढ़ाई लोग हैं केरल में। लेकिन जो पॉलिटिक्स है जॉर्ज साहब केरल की, उसके बारे में हमारे हिंदी के दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से वहां पर जो ईसाई समुदाय का वोट है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो किस तरह से एलडीएफ में और यूडीएफ के बीच बटा होता था, लेकिन अब जबकि बीजेपी वहां पर अप्रोच कर रही है क्रिश्चियंस वोट के लिए, तो क्या ऐसा है कि खासतौर से कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी घबराहट है, बेचैनी है कि ऐसा ना हो कि क्रिश्चियन वोट उसके पास से बीजेपी के पास चले जाए? अखिलेश जी, 18% ईसाई लोग है केरल में, और हिंदू वोट स्प्लिट है यूडीएफ में, सीपीएम और सीपीआई ज्यादा है हिंदू पार्टी, और कांग्रेस पे साथ भी थोड़ा हिंदू वोट है, और मुस्लिम्स यूडीएफ के साथ है और एलडीएफ के साथ है बाकी। और क्रिश्चियन वोट के बिना क्रिश्चियन वोट के बीजेपी के जीतने के लिए मुश्किल है। ये इश्यू है।
बट क्रिश्चियन वोट में पहला ये यूडीएफ के साथ है, थोड़ा एलडीएफ के साथ है, सीपीएम के और कांग्रेस के साथ है। अभी क्रिश्चियन के इश्यूज के एड्रेस करने के लिए उसने फेल कर दिया, फेल। और अभी ये इश्यू में हमारा केरल के लोग में बहुत होप से, बहुत प्रत्याशा से प्राइम मिनिस्टर के वेलकम कर दिया। बट वोट परसेंट अभी आई डोंट थिंक नथिंग विल हैपन इन 2024। ठीक है, तो जहाँ साहब जाते जाते मैं डॉक्टर माइकल के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर माइकल, हमने कुछ देर पहले पीएम मोदी का वो भाषण सुनाया था जो उन्होंने 3 राज्यों की जीत के बाद दिया था। उन्होंने गोवा का उदाहरण दिया, उन्होंने मेघालय की बात की, उन्होंने नागालैंड की बात की, किस तरह से वहाँ पर जो क्रिश्चियन समुदाय है वो बीजेपी का साथ दे रहा है और जो बीजेपी के खिलाफ उनके शब्दों में दुष्प्रचार होता है उसका जवाब वहाँ के लोगों ने दिया। फिर केरल की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन आपको लगता है कि जो आज की यात्रा हो रही है इसके बाद निश्चित तौर पर जो डाउट्स कम से कम बीजेपी के बारे में हैं उनको दूर करने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है? जी अखिलेश जी, मैं कहूंगा कि जैसे आपके ही सुर्खियां बता रही हैं कि ईसाइयों का भरोसा पाने की कोशिश, हम में से तो किसी ने ये बोला नहीं, लेकिन आपका चैनल खुद दिखा रहा है, तो मतलब कुछ भरोसा में चोट आई है जो वापस लेने की कोशिश की जा रही है या दिलाने की कोशिश की जा रही है, ये आपके कारण है, आप कह रहे हो। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि इलेक्शन का मुद्दा छोड़िए, क्योंकि सब ही विकास चाहते हैं। हर भारतीय इंसान, जो भी वो धर्म के पीछे हो, जो भी धर्म मानता हो, उससे कंफ्यूज ना करें कि वो विकास नहीं चाहता। बिल्कुल। अगर गोवा में वो जुड़ रहे हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में जुड़ रहे हैं, तो वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो सरकार में आके, पावर में आके अपने शहर को, अपने लोकेलिटी को, अपने राष्ट्र को बदलें। लेकिन मैं दूसरे हाथ पे ये देख रहा हूं कि 11 ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे एंटी कन्वर्जन लॉज आ गए हैं, जहां पे बताया जा रहा है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर देंगे तो इतने सालों की जेल है। और ये इतने सालों से ये चल रहा है ये मुद्दा, लेकिन एक भी कन्विक्शन आज तक नहीं हुआ है। पर कानून बनाए जा रहे हैं, हर स्टेट में, हर राष्ट्र में आ रहे हैं। तो 2 अलग अलग बातें हो रही हैं, जो जैसे कहते हैं हाथी के दांत, दिखाने वाले और चबाने वाले 2 अलग होते हैं। मैं चाहता हूं कि इंसान और भारत और हर नागरिक एक इस तरह से जुट में लगा रहे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि सेंटर में ढेर से लोग हैं भारत के, जितने भी जो चाहते हैं कि भारत की उन्नति हो। एक्सट्रीम राइट फ्रिंज में कई लोग हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट फ्रिंज में कई लोग हैं जो हानिकारक आइडियोलॉजी लेके आते हैं और इस देश को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा संख्या सेंटर में है जो चाहती है कि भारत का प्रोग्रेस हो। पर ये लोग अपने काम के रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि ये अपनी आवाज उठा नहीं पाते बोलने के लिए कि ये सब बंद किया जाए। भारत में सबको मिलके रहना है, भाई बहन की तरह। ये जब एक बार आवाज उठाएंगे तो शायद सब समझ पाए कितना जरूरी है कि भारत में धर्म के विषय को लेकर बंटवारा ना किया जाए। हम तो सब चाहते हैं कि उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, और हम हमेशा उस पर जुड़े रहेंगे। क्या होता है आज शाम केरला में मीटिंग, वो केवल मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा इलेक्शंस के बारे में ही जुड़ा रहेगा। लेकिन देश की उन्नति बाकी राष्ट्रों में भी है। 28 और बाकी राष्ट्र बचे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं उन्नति राज्य आए। बचे जी। लेकिन जॉर्ज साहब, जो बात डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि विकास जो है उसमें सबकी दिलचस्पी होती है, और दिलचस्प बात यह भी है कि जो अब आज यात्रा शुरू हो रही है पीएम मोदी की, कई विकास जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। पहली वाटर मेट्रो भारत की वो वहाँ पर चलने वाली है। इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका भी वो हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ करेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो वहाँ पर एक तरह का मैसेजिंग भी है केरल की जनता के लिए। डेफिनेटली माइकल सही बोला ये अखिलेश जी। लगता है जॉर्ज साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। लेकिन डॉक्टर माइकल, यही प्रश्न आपसे भी कि चाहे वाटर मेट्रो हो या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस हो या कई तरह के हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, ये सब भी तो केरल को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। और वाटर मेट्रो एक जी जॉर्ज साहब अपनी बात रख लें। जी माइकल साहब, मैं माफी चाहता हूं, उनकी आवाज अब आ रही है। जी जॉर्ज साहब। क्या बोला? नहीं जॉर्ज साहब, अपनी बात पूरी कर लें। या वाटर मेट्रो अच्छा है, वाटर मेट्रो है, कोची मेट्रो है। ये ऐसा ये इंडिया में पहला ये वाटर और रोड मेट्रो
ये कॉम्बिनेशन कर दिया, एक ही टिकट पे ट्रैवल करने के लिए तीनों में, रोड है, बस है और कोची मेट्रो है और वाटर मेट्रो है, तीनों में बहुत बहुत अच्छा स्कीम है। और अभी वंदे भारत एक्सप्रेस है, बहुत डिमांड है, बट केरल का बढ़िया डिमांड उधर पेंडिंग है। एक एम्स वाला मेडिकल कॉलेज है, सारा IIT है, इसमें सारा है और रबर का प्राइस है और फार्मर्स का डिस्ट्रेस के छोड़ने के लिए स्कीम नहीं है। ये ऐसा है, केरल में बहुत इश्यूज है। निश्चित तौर पर तो ये जो तमाम मुद्दे आपने बताए हैं, इन पर जाहिर सी बात है कि चर्चा होगी और तस्वीरें आ गई हैं। PM मोदी जो है कोची पहुंच गए हैं और कई सारे जो कार्यक्रम है उनमें वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। डॉक्टर माइकल, आप भी इस इशू पे कुछ बोलना चाहते थे? मेरे पास थोड़ा ही समय बचा है, संक्षेप में अपनी बात। जो विकास कार्य हो रहे हैं, वाटर मेट्रो की बात जौहर साहब ने की है, वंदे भारत की लेकिन कहा कि और भी कई सारी चीजें हैं जो केरल को चाहिए। जी अखिलेश जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जहां पे भी उन्नति भारत में दिखाई देती है मेरा दिल बड़ा खुश होता है। रही केरला की बात, अगर आप वहां पे गए, मैं अक्टूबर के महीने में वहां गया था, इतना सुंदर राज्य है वो, वहां पे नेचुरल ब्यूटी इतनी है, वहां के लोग खुश हैं, हवा बिल्कुल साफ है, खाने को लोगों के पास सब है, एक वेल्दी स्टेट माना जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे सेंट्रल स्टेट्स जो हैं, खासकर क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, नॉर्थ इंडिया से हूँ, मुझे मेरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये राष्ट्रों का भी बहुत फिक्र है कि यहाँ पे भी मुझे केरल की तरह जिस तरह से प्रोग्रेस वहां दिखाई दे रहा है दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आंकड़े बस केवल इसी बात पे ही बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे धर्म से लोगों को विभाजित किया जा रहा है। ईसाइयों को सबसे ज्यादा परसिक्यूट यूपी में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इस एरिया में किया जा रहा है। ये मैं चाहता हूं कि ये एक जो बैलेंस है, एक जो हार्मनी है, वो पूरे कंट्री में एक ही प्रकार से हो, कि एक ही हवा तरक्की की चले। और ये जो बाकी जो फोर्सेस हैं जो चाहते हैं कि लोगों को विभाजित किया जाए, इनको हटाया जाए, जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनको रोका जाए और प्रोग्रेस की बात करें। जी हाँ, मैं चाहता हूं और वाटर मेट्रोज आए, मैं चाहता हूं और ऐसी सड़कें बने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी, और मेरा दिल काफी प्रसन्न है केरला को देख के और वहां पे जो तरक्की हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर माइकल विलियम्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। जॉर्ज कलीवेली साहब, आपका भी धन्यवाद, हमारे साथ आप आए, विस्तार से चर्चा की, बताया कि PM मोदी की इस यात्रा का क्या महत्व है। अब से कुछ देर बाद ही ये यात्रा जो है औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। PM मोदी वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनका रोड शो भी शुरू होगा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। देश के जाने माने पहलवान जंतर मंतर पर फिर जुटे हैं इस शिकायत के साथ कि जब वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप में पदक जीतते हैं तो सब उनके साथ फोटो खिंचाने आते हैं, लेकिन जब वो अपने ही संघ के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो कोई सामने नहीं आ रहा। पहलवान कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिज बिहारी शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुश्ती के खिलाड़ियों का उत्पीड़न हो रहा है। 7 खिलाड़ियों ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि पुलिस उनके यौन उत्पीड़न की FIR तक लिखने को तैयार नहीं। हालांकि उनके धरने के साथ साथ 2-3 बातें भी हुई हैं। पहली बात तो ये कि जांच के लिए बनी ओवरसाइट कमेटी की सिफारिशें सामने आ गई। दूसरी बात यह कि ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव टाल दिए हैं। ओलंपिक संघ अब एक एडहॉक समिति बनाएगा जो 45 दिनों में चुनाव कराएगी। कुछ देर पहले पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कई शिकायतें रखी, तो इसमें कई सारी बातें भी सामने आई हैं। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मुकेश, आपके साथ साक्षी भी हैं, क्या कह रही हैं साक्षी? देखिए, जो पहलवान जंतर मंतर बैठे हैं उन्होंने सुबह अपील की थी कि तमाम जो खाप पंचायतें हैं या राजनीतिक दलों के लोग हैं वो उनके सपोर्ट में आएँ। तो उसके बाद जो खाप पंचायतों के लोग हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं बात करता हूँ सुरेंद्र सोलंकी से, जो कि खाप पंचायत के प्रधान हैं। सोलंकी जी, आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं पहलवानों को? हर तरीके से सपोर्ट है और मेरी उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधानों से बातचीत हो रखी है और कल सब लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। भारी तादाद में यहाँ पर मजबूती से इन हमारे परिवार के बच्चों के साथ खड़े हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। मेरे साथ बजरंग पुनिया हैं जो खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। बजरंग जी, आपकी जो महिला साथी पहलवान हैं उन्होंने शिकायतें दी, 7 शिकायतें हुई। अब तक जो केस है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं किया है।
अगला कदम क्या है आपका, आप क्या करेंगे आप लोग, और क्या जंतर मंतर पर जो लड़ाई है वो काफ़ी लंबी रहेगी? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यही है। और एफआईआर की बात अगर हम करें तो वो 3 दिन हो गए हमें, तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस उसका बेहतर जवाब दे सकती है, किसके दबाव में वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कल आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी आज गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, अभी मेरी लीगल टीम से बात नहीं हुई इस बारे में कि क्या मैटर है। जैसा भी जो भी गाइडलाइन होगी आप लोगों को ज़रूर बताई जाएगी कि भाई क्या इस पे हम आगे स्टेप ले रहे हैं। आपने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या खाप पंचायतें हैं उनको भी अपील की है कि वो आपके इस प्रोटेस्ट में साथ आएं। जब आप पहली बार बैठे थे तब आपने इस तरह की अपील नहीं की थी, इस बार ये अपील क्यों की? क्या आप जो आप लोग महिला पहलवान हैं या आपका जो संगठन है वो कमज़ोर पड़ रहा है इसलिए अपील कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछली बार जो हमारे साथ जो राजनीति हुई है, कुछ कारणों से हम जो क्योंकि पहला प्रोटेस्ट था, हमें नहीं पता था कि भाई ऐसी चीज़ें हमारे लिए नुकसान होंगी, तो पहले भी हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी लोग आए थे और आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमने ये भी बोला कि भाई हम राजनीति का शिकार हुए और अब नहीं चाहते कि दोबारा से हमारे साथ राजनीति हो, क्योंकि हम अपने गेम को बचाने के लिए आए हैं, कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं। जो जांच कमेटी जांच कर रही है अभी और उसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने भी मांगी है, क्या उस जांच कमेटी पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? कौन सी कमेटी? वो सारे उनके इशारे पे, बृजभूषण के इशारे पे काम कर रहे हैं सभी लोग। अच्छा। और सभी काम तो बृजभूषण कर रहा है, तो कौन सी कमेटी है? तो वो कमेटी तो बस नाम की है कि भाई कमेटी बनाई थी, और वो क्योंकि एक आर्टिकल में आया हुआ था, कमेटी के किसी मेंबर ने बोला कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, और उसी ने बोला कि बृजभूषण से जिस दिन बात उस दिन लॉयर भी नहीं था। लेकिन उस कमेटी में तो काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पीटी उषा, वो पार्टी से भी तो है। अच्छा। किसी न किसी पार्टी से भी तो है ना। अच्छा। किसी का दबाव होगा, तो हमें नहीं पता कि भाई उनके ऊपर किसका दबाव है। तो जंतर मंतर पर कब तक बैठने का प्लान है? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक बैठे। मुकेश, सवाल ये था कि जो बजरंग पुनिया हैं और यहाँ पर आप जी, जो सवाल था कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें 2-3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो यही कि जो चुनाव होने वाला था उसको टाल दिया गया है, उसके लिए उन्होंने एक एडहॉक कमेटी बना दी है। साथ ही ये भी कहा है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट की बातें होती हैं तो उसको जांच करने के लिए वहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये भी एक उन्होंने पॉइंट आउट किया है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि खिलाड़ियों में और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डायलॉग होना चाहिए, कम्युनिकेशन का गैप है, ये बात भी इस कमेटी ने कही। तो ऐसा नहीं कि एक तरफा रिपोर्ट है। तो क्या कह रहे हैं इस पर खिलाड़ी? क्या उनको लगता है कि जो चुनाव टालने का फैसला हुआ ये वाकई एक सही फैसला है और उसके बाद जो अगला चुनाव होगा वो निष्पक्षता से हो सकता है? देखिए, जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चुनाव था भारतीय कुश्ती संघ का उसको टाल दिया गया है और अब एक कमेटी बनेगी जो चुनाव करवाएगी 45 डेज बाद। उस पर क्या कहना है आपका? कमेटी से तो हम पहले से ही दुखी हैं, जो कमेटी बना रखी है उससे ही परेशान हो रहे हैं। उसने तो कुछ किया नहीं, दूसरी कमेटी और बना के और परेशानी में डाल दीजिए। हमारा लक्ष्य चुनाव का नहीं है कि हमें चुनाव लड़के प्रेसिडेंट बनना है। हमारी लड़ाई न्याय की है और वो लड़ाई लड़ेंगे हम। साक्षी, जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय कुश्ती संघ में महिलाओं की जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उस पर क्या कहना है आपका? समझी नहीं जी, मैं आपने क्या बोला? जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि भारतीय कुश्ती संघ में महिलाओं की जो शिकायतें होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, उसको सुनने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पर। इस पर क्या कहना है आपका? मतलब कोई कमेटी नहीं है उसकी, मतलब कोई वहाँ पर तरीका नहीं है सुनने का वहाँ पर फेडरेशन में। हाँ, फेडरेशन में। हाँ, क्योंकि कमेटी कभी बनाई नहीं गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की, ना ही हमारे कभी संज्ञान में डाला, ना कभी बताई गई कि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कमेटी है। वरना ये एक सेंसिटिव टॉपिक्स जगह जगह कैंप्स में बताना चाहिए। छोटे बच्चों के कैंप लगते हैं, जूनियर कैंप लगते हैं कि ऐसे कमेटी है, किसी कोई हो तो आप उस मेंबर के पास जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। मुझे भी बाद में ही पता चला प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद कि ऐसी कोई कमेटी होती है और उसमें मेरा नाम डाला उन्होंने, था नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने बचाव के लिए डाला कि मैं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटी का एक मेंबर हूँ, लेकिन था नहीं ऐसा, मुझे कभी बताया नहीं गया। तो बस यही कहना है कि होनी चाहिए कि आगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, शुरुआत होते ही हम उस तक रीच कर सकें। दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो आपकी कंप्लेंट है उस पर कोई केस दर्ज नहीं किया है और 7 जो आप लोग प्लेयर्स हैं उन्होंने कंप्लेंट की है जिसमें एक नाबालिग लड़की भी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आगे फिर आप लोग किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे?
देखो अभी तो हम यहाँ बैठे ही हैं और जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती हम यहीं बैठेंगे और वही बात है कि हमारी न्याय की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, तो हम यहाँ से नहीं उठने। मुकेश साक्षी से सवाल पूछिए कि पंचायतों को भी इनवाइट किया है, संपर्क उनका हुआ है, सरकार से कोई बातचीत हुई है, कोई मैसेज आया है कि बातचीत करेंगे और उनको अपना धरना खत्म करना चाहिए? ये बातचीत के लिए पिछली बार हुआ था, पिछली बार बातचीत के कई दौर हुए थे, क्या इस बार भी कुछ ऐसा संकेत मिला है उन्हें? साक्षी, पिछली बार जब आप लोग बैठे थे यहाँ पर तो सरकार ने बातचीत भी की थी, आपसे कमेटी बनाई थी। क्या इस बार आप कल से बैठे हैं, कोई संपर्क सरकार से हो पाया है, खेल मंत्रालय से या किसी और से? नहीं सर, कोई संपर्क नहीं हुआ है, किसी का कोई कॉल नहीं आया है जी। आपको लगता है कि सरकार अगर बातचीत करे तो कोई समाधान निकल सकता है? देखो बातचीत हमने तो थी वो जो हमारी पूरी रख दी। पिछले प्रोटेस्ट में हमने खेल मंत्री जी ने बुलाया था, हमने अपनी सारी बात बताई, उनको सब पता है, उनको सारी बातों के बारे में पता है जी। हमें कुछ नहीं रखना, अब तो उन्हें ही अपना फैसला सुनाना है। मुकेश, आपको रोकेंगे यहाँ पर क्योंकि हम कोची से कुछ हमें ताज़ा तस्वीरें मिल रही हैं। जैसा कि हमने बताया था दर्शकों की, पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं और उनका रोड शो शुरू हो गया है। तो आप सड़कों पर देख सकते हैं, सड़क पर पीएम मोदी निकले हैं और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग वहां पर उनका स्वागत करने के लिए इस समय मौजूद हैं और ये पीएम का रोड शो जो है शुरू हो रहा है और हो चुका है बल्कि कहें। और पीएम मोदी इस समय गाड़ी में नहीं है, सड़क पर है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। पहुंच गए हैं, गाड़ी जो है वो पीछे चल रही है। ये दृश्य अभूतपूर्व है कोची के लोगों के लिए भी, सभी के लिए। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग किस तरह से, तो ये दोनों तरफ सड़कों पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उमड़े हैं और इस रोड शो की तैयारी भी काफ़ी बीजेपी ने की है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं कि आए हैं। कई लोग जो हैं अपने मोबाइल लेकर के पीएम मोदी का वीडियो बना रहे हैं और पीएम मोदी भी अपने पारंपरिक जो केरल का परिधान है उसमें निकले हैं और साथ ही सड़क पर चल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये एक अलग ही दृश्य है कि अमूमन रोड शो में होता ही है कि वो गाड़ी में सवार होते हैं, लेकिन यहाँ कोची में वो सड़क पर चलकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए। और आज पीएम नरेंद्र मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा है और जैसा कि हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत उनकी मध्य प्रदेश से हुई थी, जहां पर उन्होंने पंचायती दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अब वो केरल आए हैं, आज यहाँ पर भी उनके 2-3 बड़े कार्यक्रम होने हैं। इसके बाद वो युवा संगम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि 8 जो अलग अलग ईसाई धर्मगुरु हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। आज रात्रि विश्राम भी पीएम नरेंद्र मोदी का कोची में ही और कल भी यहाँ पर उनके कई सारे कार्यक्रम होना है, जिसमें कि वाटर मेट्रो का लोकार्पण, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना, ये सारे कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ पर होंगे। अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और जो यात्रा है आपको बताएं, दिल्ली से खजुराहो की करीब 500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने आज सुबह की। उसके बाद वहां से वो रीवा गए। रीवा में उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद खजुराहो वापस आए, फिर उन्होंने यात्रा शुरू की है खजुराहो से कोची की, करीब 1700 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ कोची पहुंचे हैं। इस रोड शो के बाद वो फिर युवम कॉन्क्लेव जो हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे। कल पीएम नरेंद्र मोदी कोची से तिरुवनंतपुरम जाएंगे, करीब 190 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम से सूरत होते हुए सिलवासा जाएंगे, करीब 1500 किलोमीटर की दूरी कल तय करेंगे। और इसके बाद वहाँ पर वो नमो मेडिकल कॉलेज उसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे। इसके बाद वो दमन जाएंगे, जहां पर कि देवका सी फ्रंट का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद उनकी यात्रा सूरत की होनी है और सूरत से वो वापस दिल्ली आएंगे। तो कुल मिलाकर के जो आज उनकी सुबह यात्रा शुरू हुई है, कल जब वो खत्म होगी तो 5300 किलोमीटर का सफर पीएम नरेंद्र मोदी पूरे कर चुके होंगे। इंतजार कर रहे थे लोग ताकि एक झलक अपने प्रधानमंत्री की पा सके। ये 36 घंटे का कार्यक्रम है, काफी व्यस्त कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का है। और इस समय जो रोड शो हो रहा है ये एक अलग तरह का रोड शो, जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी सड़क पर चल रहे हैं पारंपरिक परिधान में और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग उनका अभिवादन करते हुए। लोग अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी अपनी ले रहे हैं। और केरल की जो 2 दिन की पीएम नरेंद्र मोदी की ये यात्रा है, इसमें कई सारे कार्यक्रम उनके होने हैं, जिसमें कि वाटर मेट्रो इसका लोकार्पण किया जाएगा। ये अपने आप में एक अनूठी
परियोजना है। भारत में पहली बार वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। दरअसल ये बोट है जो कि अत्याधुनिक बोट है और इसकी जो शक्ल है वो मेट्रो जैसी ही है। सारी सुविधाएं भी जिस तरह की मेट्रो होती है वैसी ही उनकी सुविधाएं हैं और इसीलिए इसको वाटर मेट्रो का नाम दिया गया है। लगातार पुष्प वर्षा जो है वो दिखा रही है कि किस तरह से लोग अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं और किसी बड़े फिल्म स्टार की भी इतनी लोकप्रियता नहीं होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोगों के बीच में हैं, केरल के कोच्चि शहर में हैं और एक बड़ा हुजूम लोगों का उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर पहुंच चुका है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका। लोग बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के लिए पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए समर्पित रहते हैं, ये उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारक है। स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इस देश के गरीब गुरबे हैं, जो हाशिए पर लोग हैं। और आज सुबह मध्य प्रदेश में भी काफी व्यस्त कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का था, जहां पर कि उन्होंने रीवा में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और यहां पर उन्होंने कई जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी वो की हैं और साथ ही उन्होंने वहां पर लोगों के साथ संवाद भी किया है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आरती लेकर के थाली केरल की यह यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे अपने विशेषज्ञों के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जो है अल्पसंख्यक मामलों के, उनके साथ भी हमने चर्चा की कि आज की जो ये यात्रा है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि केरल एक वो राज्य जहां पर कि बीजेपी अभी तक इसे भेद नहीं पाई है इस किले को, और वहां पर आरएसएस का एक बहुत ही ताकतवर नेटवर्क होने के बावजूद बीजेपी को चुनावी सफलता वहां नहीं मिल पाई है। हालांकि 2016 में बीजेपी को एक विधायक विधानसभा में भेजने में कामयाबी जरूर मिली थी, लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी को ये कामयाबी नहीं मिल पाई। अभी विधानसभा में उनका कोई भी सदस्य नहीं है। पार्टी की कोशिश यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी ताकत बढ़ाई जाए। दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर कि कर्नाटक में उसकी सरकार है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य जहां पर कि बीजेपी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तेलंगाना में वो इस समय बीआरएस को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और केरल में जहां पर कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही सरकारें बदलती रहती है, बीजेपी तीसरी ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। वहां के कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी को जो वोट मिले उससे बीजेपी का हौसला बुलंद भी हुआ है। पार्टी को लगता है कि केरल में उसके लिए संभावनाएं हैं और इसीलिए आज जो एक मीटिंग होने जा रही है 8 पादरियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की, इसको भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 18% से अधिक ईसाई आबादी केरल में है और बीजेपी अब उन्हें अप्रोच कर रही है, आउटरीच कर रही है। और हाल ही में जब ईस्टर हुआ तो बीजेपी ने तमाम जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के घरों में आमंत्रित भी किया था। ईद पर भी इसी तरह से आउटरीच किया गया था और ईद पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घरों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आमंत्रित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसका सुझाव दिया था। हैदराबाद में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो वहां पर स्नेह यात्रा निकालने का सुझाव पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आया था, जिसमें यह कहा था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके मन में विश्वास बीजेपी के प्रति जगे, जो एक तरह की दूरी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है उसको पाटा जाए। और साथ ही उन्होंने खास तौर से पसमानदा समाज की बात भी की थी, जो कि मुस्लिम में पसमानदा समाज है, और कहा था कि उनके पास भी बीजेपी को जाना चाहिए। उसी के बाद उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर बीजेपी ने पसमानदा समाज के सम्मेलन किए और इस समय पीएम नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, जमकर स्वागत हो रहा है। केरल में कोच्चि में इस समय पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है, जहां पर कि पारंपरिक जो परिधान है उसमें पहने हुए पीएम नरेंद्र मोदी सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये रोड शो बाकी रोड शो से इस लिहाज से बहुत ही फर्क है इसमें, क्योंकि अमूमन होता ये है कि वे गाड़ी पर सवार होते हैं और गाड़ी के या तो दरवाज़ा खोल करके खड़े होते हैं और फिर लोगों की तरफ हाथ हिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ छोड़ दी हैं उन्होंने, गाड़ियाँ पीछे हैं और वो खुद सड़क पर चल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
तरह से अब जनता उनका अभिवादन करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है, उन पर पुष्प वर्षा करना चाहती है, तो प्रधानमंत्री भी पूरे खुले मन से पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उनके अभिवादन को अपने तौर पर जवाब दे पाए। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें वो दिखाती हैं कि यूं ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। बिल्कुल। और जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, फूलों से लगभग नहला दिया है प्रधानमंत्री को, फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। और जिस तरह से देखने में आता है जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब प्रिय खिलाड़ी या जो इससे बाद जो तुरंत प्रोग्राम होने जा रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। युवा संगम होगा और इस युवा संगम में केरल के अलग अलग हिस्सों से 1 लाख से भी अधिक युवा हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो जनता के साथ पहला तो उनका संपर्क यहाँ पर रोड शो के जरिए हो रहा है। इसके तुरंत बाद 6 बजे का समय दिया गया है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी युवा संगम में हिस्सा लेंगे और यहाँ पर युवाओं के लिए उनका क्या एजेंडा है, उनकी क्या सोच है, बीजेपी क्या सोचती है, उनकी सरकार ने क्या क्या किया है, इस बारे में केरल के युवाओं से उनका सीधा संवाद होगा। और इसमें अनिल एंटनी, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो भी इस युवा संगम में मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से बीजेपी युवाओं को आगे लाने का संदेश भी ये देगी कि किस तरह से जो दूसरी पार्टियों के युवा नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी जो है वहाँ पर कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी करने का प्रयास करती आई है और कई छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया भी है। आने वाले वक्त में भी बीजेपी की रणनीति यही होगी कि ऐसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाए जो यूडीएफ या फिर एलडीएफ के साथ नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी ईसाई समुदाय की ओर हाथ बढ़ा रही है, आउटरीच कर रही है, उसको लेकर के कांग्रेस की भी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। कांग्रेस को लगता है कि ये उसके वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास बीजेपी केरल में कर रही है। कांग्रेस को वहाँ पर झटका लगा था इस विधानसभा चुनाव में। अमूमन ये होता है कि हर 5 साल में यूडीएफ एलडीएफ के बीच में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। एलडीएफ ने दोबारा सत्ता हासिल की थी और इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी के आने से और बीजेपी जिस तरह से क्रिश्चियन समुदाय में आउटरीच कर रही है, कहीं उसको नुकसान ना हो, इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी पर इसे लेकर तीखा हमला भी बोला है। और आपको ये बता दें कि लोकसभा में अगर कहीं से ताकत कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिली थी तो केरल ही था, जहां पर कि कांग्रेस ने ज़बरदस्त लोकसभा सीटों को जीता था। राहुल गांधी भी वायनाड से चुनाव जीत करके आए थे, जहां अब उनकी मेंबरशिप लोकसभा की जा चुकी है। तो केरल कई लिहाज से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हम देखते आए हैं कि लगातार आरएसएस और लेफ्ट का जो काडर है उसके बीच में हिंसक संघर्ष होता आया है। आरएसएस की जो ताकत है, जो पकड़ है, वो केरल के कई हिस्सों में काफ़ी मजबूत है। इसके बावजूद भी ये ज़रूर होता आया है कि बीजेपी को चुनावी कामयाबी नहीं मिलती है, तो बीजेपी अब इसी को तोड़ना चाहती है। कुछ देर पहले हमने आपको पीएम नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुनवाया था जब मणिपुर, माफ़ कीजिएगा, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत के बाद जो उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में दिया था, उन्होंने कहा था कि गोवा में भी ईसाई समुदाय के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है, मेघालय और नागालैंड में भी साथ दिया है, तो उन्हें उम्मीद है कि केरल की जनता भी अब एक नया इतिहास लिखेगी। उन्होंने कहा था कि यूडीएफ एलडीएफ चाहे केरल में आपस में लड़ते हों, लेकिन जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो ये हाथ मिला लेते हैं। तो केरल में कुश्ती और दूसरे राज्यों में दोस्ती, ये बीजेपी यहाँ पर उजागर करेगी और केरल की जनता का साथ अपने साथ लेने के लिए पूरा प्रयास करेगी। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी कह सकते हैं कुछ ही दिनों पहले ये बात कही थी। तो बीजेपी निश्चित तौर पर अपना जो 2024 का मिशन है उसके लिए केरल को काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य मान रही है और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन का समय केरल को दे रहे हैं। अभी कोची में आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब वो गाड़ी पर आ गए हैं। कुछ देर तक वो सड़क पर चलते रहे रोड शो में, अब वो गाड़ी में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज रात कोची में ही बिताने के बाद कल वो तिरुवनंतपुरम जाएंगे, जहां पर कि वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जाएगा। हम इस खबर पर बने रहेंगे। वक्त एक ब्रेक। पैदल चलकर लोगों के बीच में पहुंचे हैं और